हेलो माय यूट्यूब फैमिली, माय नेम इज़ मुकेश जन्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आप सभी जानते हैं कि हम इस टॉक विद एक्सपर्ट्स में हमेशा कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करते हैं जिससे आपको नॉलेज मिले। लेकिन इस बार जो एक्सपर्ट हैं वो सदियों से हमने जो सुना है कि जय जवान जय किसान, उस नारे की तरहीज़ पर हैं। हमारे साथ में हैं श्री मांगीलाल जी। ये जैविक एक्सपर्ट के तौर पर जाने जाते हैं। बम्बोरी गांव है छोटी साड़ी तहसील में, और आप कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। आप पीछे जो देख पा रहे हैं ये पूरा पपीता का बागान इन्होंने लगा रखा है, और ये पूर्ण रूप से जो देसी जैविक खाद है, जैविक खाद भी आप खुद बनाते हैं, उसकी क्रियाविधि भी हम आपसे समझेंगे। लेकिन आप सबके लिए जानना ज़रूरी है कि हम ये कवरेज क्यों कर रहे हैं। इनकी मुहिम लोगों तक पहुँचे, अधिक से अधिक फार्मर तक पहुँचे। साथ में जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो अभी तक यूरिया से बना हुआ जो प्रोडक्शन निकल के आता था, उससे अब लोग धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, और उसी से प्रेरित होकर आपने ये जैविक खेती का निर्माण किया है। आपके कई सारे बड़े बड़े इंटरव्यूज़ आए हैं, बड़े लेवल पर आपको सम्मानित किया गया है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हम इनके साथ में रूबरू होते जा रहे हैं। कोशिश करेंगे इसके बाद में एक इंटरव्यू और करें। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मांगीलाल जी, सबसे पहले तो आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि आप हमें समय दे रहे हैं। लेकिन ये जो मैं देख पा रहा हूँ पीछे, ये जैविक खेती का जो आपने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली, और थोड़ा और अपने बारे में पास से आप अपना अनुभव बताएं। आदरणीय किसान मित्रों, नमस्कार। मैं गांव बम्बोरी से मांगीलाल जड़वा, गांव बम्बोरी, तहसील छोटी साड़ी, जिला प्रतापगढ़ से हूं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9829928559। मैं काफ़ी समय से जैविक खेती कर रहा हूं, और जैसा कि आदरणीय श्रीमान जी ने मेरे से पूछा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली, तो प्रेरणा मतलब एक तो लोगों के कहने से करते हैं और लोगों को देख करके करते हैं। लेकिन मुझे ये प्रेरणा मिली है, सबसे पहले तो मेरे प्रेरणादायक हैं मेरा राजस्थान का कृषि विभाग, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने ही मेरा मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया कि आप जैविक खेती करिए। तो मैं कृषि विभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी सलाह से जो मैंने काम किया, उसके कारण मुझे जो पहचान मिली है, एक बार पुनः कृषि विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो प्रेरणा मिली है मुझे, वो मैंने अपने खुद की बीमारियों से लड़ करके, और कोई मेडिसिन नहीं लेकर, ये पेड़ पौधे, इनकी पत्तियां वगैरह वगैरह, इनका अर्क वगैरह जो भी है वो इस्तेमाल करके फिर मैंने जैविक खेती इस्तेमाल की कि अगर इन चीज़ों में इतनी गुणवत्ता है तो क्यों नहीं हम इसका कोई उपयोग करके कोई ऐसी चीज़ बनाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हो और हमको फ़ायदा मिले जी। उससे प्रेरित होकर के फिर मैंने जैविक खेती शुरू की। दूसरा मेरा मानस बना, हम कृषि विभाग के द्वारा एक यात्रा में गए थे जहाँ भ्रमण के लिए ले जाते हैं। वहाँ जोधपुर काजरी में एक वैज्ञानिक थे, शायद मेरे को नाम याद नहीं आ पा रहा है, बहुत समय पहले की बात है। उन्होंने बताया कि अपन खेतों में रसायन जो इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने रसायन की जो परिभाषा बताई, उन्होंने यही कहा था कि रसायन कभी मरता नहीं है, हम चाह कर भी उसको ख़त्म नहीं कर सकते, उसको मार नहीं सकते, और वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से हमारे भोजन का एक अंश बनता जा रहा है। तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में, उनकी सलाह के बाद में, मैंने सब कुछ मतलब ये खाद वगैरह वगैरह, दवाई, केमिकल वगैरह जो भी है, सबका त्याग कर दिया, और मैं जैविक खेती की तरफ मेरा रुझान बढ़ा है जी। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं, ये जितने भी रसायन हैं, हम गेहूँ लगाते हैं खेत में, उस वक्त अपन DAP डालते हैं, उसके बाद में खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं, उसके बाद यूरिया का करते हैं, और जब हम धान का भंडारण करते हैं तो उसमें सेल्फोज का इस्तेमाल करते हैं। अब सेल्फोज की एक गोली कम से कम 1 क्विंटल गेहूँ को सुरक्षित रखती है। उसमें इतनी जहर की मात्रा है कि 5 ग्राम की जो टेबलेट आती है वो 1 क्विंटल में अपना असर छोड़ती है। तो उस सेल्फाज की गोली को अपना खाने वाला गेहूँ कितना अवशोषित करता है और कितना जहर की कितनी मात्रा अपन खा रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से अपन लगा सकते हैं जी। तो अगर अपने को सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हम फसलों में कुछ न कुछ ऐसा नया करें जिससे हम भी सुरक्षित रहें, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे जी।
हम चलते हुए बात करते हैं, दर्शकों को हम बताएंगे भी हैं कि आपने कितना खूबसूरत तरीके से बना रखा है। देखिए मांगीलाल जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि रसायन कभी मरता नहीं है। हम जो खाना खा रहे हैं, और मैं आज प्रण कर रहा हूँ कि आज के बाद रसायन युक्त जो भी गेहूँ या जो भी फसल हम लाते हैं, मैं कोशिश करूँगा कम से कम मैं नहीं खाऊँ। खैर हम तो वैसे भी देसी खाद का ही खाते हैं, लेकिन मार्केट से जो लाके हम कई बार ये एक बड़ा नुकसानदायक है, लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक आपने जो बताया है, लोगों को इसकी एक नई प्रेरणा मिलेगी। अब हम सर 3 मुद्दों पे बात करेंगे। एक तो आप जैविक खेती कैसे करते हैं, दूसरा जैविक खाद कैसे बनाते हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपने ड्रिप सिस्टम वगैरह लगा रखा है, तो कोई किसान भाई यदि ऐसी खेती करना चाह रहा है तो उसका प्रोसेस क्या है, हम उन तक ये संदेश ज़रूर पहुँचाएं। सबसे पहले तो ये आप दर्शकों को बताएं कि ये जो आपने प्लास्टिक लगा रखा है ये क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है। किसान मित्रों, हम जो खेती करते हैं और जब हम पानी से क्यारी विधि से या दोहरे से अपन सिंचाई करते हैं तो हमारा बहुत सारा पानी बेकार चला जाता है जी। या तो वाष्पीकरण हो जाता है उसका या फिर बह जाता है जी। और हम अगर कोई भी खाद और दवाई वगैरह भी देते हैं, जैसे मैं तो यूज करता नहीं हूँ इन चीज़ों का जी। लेकिन कोई भी किसान भाई खाद यूरिया वगैरह कुछ भी देते हैं तो वो क्या पानी के साथ में बह करके एक निश्चित स्थान पर जा करके रुक जाता है। और अगर इसको कोई देखना भी चाहे तो जिधर खेत का ढलान हो जी। उस तरफ की मिट्टी को आप खोद करके देखिए, आपकी मिट्टी खूब कड़क और एकदम पथरीली बन चुकी है। जी। उसका मुख्य कारण है खाद का, उर्वरक का, दवाई का वहाँ जा करके जम जाना। तो एक तो हमारे मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो रही है, दूसरा ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई से 1 बीघे में अगर अपन ने आधा घंटा चला दी जी। तो आधे घंटे में 1 बीघे की सिंचाई हो जाती है जी। क्योंकि अगर अपन रोज़ चल रहा है तो रोज़ आधा घंटा चला लो जी। आपके खेत में नमी बनी रहेगी। दूसरा पानी बह करके नहीं जाएगा। तीसरी बात यह है कि ड्रिप के माध्यम से जो बूंद बूंद पानी गिरता है वो अधिक गहराई तक जाएगा जी। और जैसे पौधे की जड़ों को पानी मिला तो उस नमी के साथ साथ जड़ें भी तो गहराई में जाएगी। दूसरी बात है ये मैंने प्लास्टिक लगा रखा है जी। इस प्लास्टिक से, हालांकि जैविक खेती में प्लास्टिक की मल्चिंग की मान्यता नहीं है। हम जैविक तरीके से इसको मतलब जैसे सन वगैरह है, डेचा है या किसी पेड़ पौधे की पत्तियां हैं उनसे मल्चिंग कर सकते हैं जी। क्या, लेकिन अभी मेरे पास में यहाँ अवेलेबल नहीं है तो मैंने प्लास्टिक की मल्चिंग कर रखी है। तो मल्चिंग का फ़ायदा यह है कि इसमें जो पानी जाता है एक तो खपतवार से बचाव हो जाता है फसलों का जी। दूसरा ऊपर से जो कीटाणु लगता है वो जड़ों में कम जाता है जी। तीसरी बात ये होती है कि जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो वाष्पीकरण रुक जाता है और इस मल्चिंग की वजह से ज़मीन के अंदर नमी बनी रहती है। जी। देखिए साथियों, अब कई सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। आपने बताया एक तो पानी बहुत कम चाहिए होता है, जो खरपतवार उग रहा है उसकी वजह से खरपतवार नहीं उगता है, और वाष्पीकरण जल्दी नहीं होता। जहाँ 1 दिन में वाष्पीकरण हो रहा है वहाँ पे वाष्पीकरण होने में बहुत दिन लगेंगे, 3 से 4 दिन, जैसा कि आपने बताया है। हम उस तरफ भी चलेंगे, जैविक खाद कैसे बनता है वो क्रियाविधि भी आपसे जानेंगे, ताकि सिर्फ राजस्थान नहीं पूरे इंडिया के लोग इस जैविक खेती की विधि को समझ पाएँ। और साथियों ये आप समझ रहे होंगे कि इनके फ़ायदे के लिए, इसका फ़ायदा हम सब के लिए है, हम सब के स्वास्थ्य के लिए। हम जो हॉस्पिटल में जाके पैसा देते हैं, यदि वही पैसा हम किसान को दें, क्योंकि मेरे मन में ऐसी राष्ट्रभक्तिता है कि धीरे धीरे शहरवासियों के मन में ऐसी भावना आना चाहिए कि मैं खुद गांव जाके जो कीमत उससे 10 रुपये ज़्यादा देके जैविक उत्पाद खरीद के लेके आऊँ। क्यों? क्योंकि वो किसान, ऐसे किसान हमारी सेहतमंद के लिए इस प्रकार की खेती करते हैं। तो आप इसको इस रूप में नहीं देखें, मैं इसको सकारात्मक रूप में देख रहा हूँ कि ये उत्पाद हमारे लिए जो खाता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई भी ये रसायन यूज़ नहीं कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जैविक खेती है। चलिए एक बार हम, आपने जो पपीता लगाया है बिल्कुल देसी तरीके से, जो देसी पपीता होता है और उसमें भी जैविक खाद का प्रयोग करके वो उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आइए सर।